हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और रोज़ की तरह ही लास्ट में स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट रखे गए हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक टाइम पर पहुँच पाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है वनतारा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों रिलायंस द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर पशु कल्याण वनतारा कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसका उद्देश्य यह है कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में जो घायल और दुर्घटनावश और लुप्त प्राय जानवरों का बचाव और इलाज या देखभाल और पुनर्वास करना, इसका जो है उद्देश्य बताया गया है। वनतारा कार्यक्रम में पिछले कुछ वर्षों से 200 से अधिक हाथियों और हजारों अन्य जानवरों, पक्षियों या हो सरीसृप को खतरनाक स्थितियों से बचाना, मतलब कहने का मतलब है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सभी जो पशु पक्षी या जानवर हैं उनको बचाने का कार्य किया जाएगा इससे। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों ये वर्ल्ड जो एथलेटिक चैंपियनशिप है 2027, इसका जो आयोजन है दोस्तों वो चीन में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, चीन में किया जाएगा। चीन के बीजिंग में दोस्तों 2027 में इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले की बात करूं तो 2015 में चीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो 2015 में किया गया था। इसके बाद 2027 में ये आयोजन चीन के बीजिंग में किया जाएगा। 2008 में चीन ने बीजिंग में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 2008 में चीन ने जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी, और 2022 में ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन देश ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक की स्थापना के बारे में। तो वर्ल्ड एथलेटिक जो चैंपियनशिप है इसकी स्थापना 1912 में की गई, और जो विश्व एथलेटिक का मुख्यालय है, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन ये इसका मुख्यालय है जो तो वह है मोनाको में। तो मोनाको में स्थापना मुख्यालय है और स्थापना 1912 में इसकी होती है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप दोस्तों ये 1976 से हो रहा है। तो बात करें कि जो इसकी शुरुआत तो स्थापना तो 1912 में की गई, लेकिन ये जो आयोजन किया गया है 1976 से इसका आयोजन किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं सेबेस्टियन कोए, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ से, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगामी खेलों की जो प्रतियोगिताएं जो होने वाली हैं, आगामी खेल उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ध्यान से आप देखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं, 4 साल पे, ठीक है। तो 2024 में इसका जो आयोजन है दोस्तों वो पेरिस में किया जाएगा। 2028 की बात करें तो लॉस एंजिल्स में इसका आयोजन किया जाएगा, और 2032 की बात करें तो ब्रिस्बेन में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करें तो शीतकालीन 2026 जो ओलंपिक होने वाला है वो होगा मिलान और कार्टिना, ये इटली में है, यहाँ पर ये आयोजन होगा। आइए और भी आगामी खेल हैं, जैसे एशियाई खेल हो गया।
एशियाई खेल दोस्तों 2026 ये आईची नागोया जो कि जापान में होगा, और 2030 ये कतर दोहा में होगा, और 2034 का होगा रियाद सऊदी अरब में। दोस्तों याद रखना, अगर ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की मैं बात करूं तो 2026 में ये होगा डकार सेनेगल में। दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 दोस्तों ये कनाडा, मैक्सो और यूएसए यहाँ पर ये होगा आयोजन। दोस्तों 3 देश होंगे इसमें, कनाडा होगा, मैक्सिको होगा, यूएसए होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 यहाँ पर होने वाला है। और क्रिकेट विश्व कप 2027 की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करने वाला है, नामीबिया करने वाला है और जिम्बाब्वे करने वाला है। तो ये दोस्तों 3 देश विश्व जो है क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी करेंगे। वहीं पर T20 क्रिकेट विश्व कप की बात करूं 2024 में ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका होस्ट देश वेस्ट इंडीज और अमेरिका होगा। याद रखिएगा दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है। तो विश्व में सबसे प्रजनन दर वाला जो देश बना है दोस्तों वो बना है दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है पहले से ही दुनिया में सबसे कम थी और भी कम हो गई है। 2023 में दक्षिण कोरिया की दोस्तों ये प्रजनन दर जो है गिरावट देखी गई इसमें 2023 में। और जो कैरियर में उन्नति और बच्चों की परवरिश की वित्तीय लागत के बारे में जो चिंतित महिलाओं ने बच्चों के जन्म में देरी करते हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों दक्षिण कोरिया में मतलब बच्चा दोस्तों कभी बहुत कम लोग बच्चे पर दोस्तों यहाँ पर बच्चा पैदा करने का फैसला लेते हैं यहाँ पर दक्षिण कोरिया में। तो यहाँ पर जो प्रजनन दर है बहुत कम है, तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है दोस्तों वो 2023 की मैं बात करूँ तो 2023 में 0.72% गिर गई है। और जनसंख्या स्थिरता के लिए जो आवश्यक प्रजनन दर है वो है 2.1। तो 2.1 पर है यहाँ पर प्रजनन दर। और दक्षिण कोरिया की जनसंख्या जो कि वर्तमान में है वो है 51 मिलियन जो है यहाँ पर की जनसंख्या है दक्षिण कोरिया की। और 2024 में भारत की जो प्रजनन दर है दोस्तों वो है 2.122 दोस्तों जन्म प्रति महिला है, यहाँ पर प्रजनन दर इतना है, तो याद रखिएगा। और जो प्रति महिला लगभग 7 बच्चों की प्रजनन दर के साथ नाइजीरिया दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है, जिसके बाद माली है दोस्तों। तो पहले स्थान पर जो प्रजनन दर वाला देश है वो नाइजीरिया है और दूसरे स्थान की मैं बात करूँ तो माली है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर प्रति महिला जो नाइजीरिया में है लगभग प्रति महिला 7 बच्चे यहाँ पर दोस्तों वो जन्म देते हैं, जन्म करवाते हैं, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों मैं अब बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व समुद्री घास दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो विश्व समुद्री घास दिवस दोस्तों ये 2024 में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को दोस्तों विश्व जो है समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी थीम 2024 में है स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह, इसकी थीम रखी गई है। और समुद्री घास के पौधे दोस्तों समुद्र के करीब रहते हैं, तो समुद्र के करीब रहते हैं और दुनिया में समुद्री घास की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्वश्रेष्ठ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है ये समुद्री घास। और इस दिवस को 2022 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। तो जो इसको दिवस के रूप में घोषित किया गया दोस्तों ये 2022 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ दोस्तों घासों के बारे में। तो प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
अगर आपसे पूछे सवाना कहाँ का घास का मैदान है, तो ये मध्य और दक्षिणी अफ्रीका का है, याद रखिएगा। कंपोज ये है ब्राज़ील का, लानोज ये है वेनेजुएला, पंपास दोस्तों घास का मैदान ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। वहीं पर बात करूं तो प्रेरीज दोस्तों, तो ये है दोस्तों अमेरिका का, और वेल्ड जो घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और स्टेपी ये एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों ये सारे घास के मैदान। आइए बात करते हैं यहाँ पर मार्च में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में। तो जितने भी दिवस मार्च में महीने में मनाए जाते हैं उन सभी दिवस को एक बार रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे 1 मार्च, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 10 मार्च को बात करें तो 10 मार्च को CISF दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च की बात करूं तो यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च की बात करूं तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों सभी दिवस को आपको याद रखना है, जब भी दिवस आएगा हम आपको रिवीजन करवाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले दोस्तों किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो वो दोस्तों रावी नदी के पानी को रोक दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे बनता है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली, दोस्तों याद रखना, भारत ने पाकिस्तान की ओर जो नदी जाती है जिसका नाम है रावी नदी, उसको पानी को भारत ने रोक दिया है। भारत ने बांध का निर्माण कराया यहाँ पर रावी नदी पर, और पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोका है, क्योंकि पंजाब के जो पठानकोट ज़िले में स्थित जो शाहपुर कांडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच जो विवाद के कारण रुका हुआ था दोस्तों यहाँ पर, इसके कारण भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। तो रावी नदी से दोस्तों जो समझौता हुआ था, तो वो 20% का समझौता हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर जा रहा था, तो इसीलिए भारत ने इससे दोस्तों पानी को रोकने का काम किया है। तो याद रखना दोस्तों ये जो परियोजना है ये 1995 में शुरू होती है ये परियोजना, और केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। और पाकिस्तान में पानी का जो प्रवाह है वो बंद करने से, पाकिस्तान में जो पानी के जो प्रवाह से बंद करने से जम्मू कश्मीर और पंजाब को फ़ायदा होगा। तो याद रखना किसको फ़ायदा होने वाला है? जम्मू कश्मीर और पंजाब देश को, वो राज्य को फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। और 1960 की जो सिंधु जल संधि के अनुसार भारत में जो रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर विशेष अधिकार जो है यहाँ पर रखता है। तो याद रखिएगा ये जो समझौता हुआ है 1960 में हुआ है, सिंधु जल समझौता। अब आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पेरू देश में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों बात करते हैं पेरू के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है कि क्योंकि पेरू में डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर पेरू में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और 2024 में 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के जो मामले हैं वो 31,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। और 2024 में यहाँ पर
32 मौतें भी हो चुकी हैं और 31,000 से अधिक यहाँ पर मामले भी पाए गए हैं। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों बात करते हैं पेरू के बारे में। तो पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है और राष्ट्रपति जो है यहाँ पर वो है दीना बोलआर्ट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं अल्बो ओटारोला यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और माचू जो पीछे खगोलीय वेधशाला है ये पेरू में ही स्थित है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक जो रेत के टीले हैं वो भी पेरू देश में पाए जाते हैं। याद रखना इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट बनता है आपके लिए। और टिटिकाका जो झील है ये बोलीविया और पेरू के बीच स्थित ये झील है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों बोलीविया और पेरू के बीच स्थित एक टिटिकाका झील है स्थित है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो तेंदुओं की जो संख्या हो गई है वो दोस्तों 13,874 हो गई है। याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जो मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारत में तेंदुओं की गणना करवाई है। दोस्तों ये आंकड़े जारी हुए हैं। बताया गया है कि भारत में 13,874 तेंदुए स्थित हैं। सबसे अधिक जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वहाँ पर जो तेंदुओं की संख्या बताई गई है मध्य प्रदेश में वो बताई गई है 3,907 तेंदुओं की संख्या बताई गई है। और मध्य प्रदेश फिर से तेंदुओं में बेस्ट राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश पहले भी था तो अब मध्य प्रदेश बेस्ट राज्य फिर से बन गया है। तो याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद सबसे ज़्यादा तेंदुओं की जो संख्या है मध्य प्रदेश के बाद जो तेंदुओं की संख्या है वो हो गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1,985 तेंदुए हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक राज्य में है 1,879 तेंदुए हैं। और उसके बाद तमिलनाडु जो है वो 1,070 तेंदुए हैं यहाँ पर हैं। 2018 की तुलना में देश में दोस्तों 1,022 और मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पर 486 तेंदुए की बढ़ोतरी हुई है। देश की बात करूं तो वहां पर 1,022 तेंदुओं की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर 486 तेंदुओं की वृद्धि हुई है। देश में जो सबसे कम तेंदुए हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 42 तेंदुओं की गणना यहाँ पर हुई है। याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पर भारत की जो वन्य जीव संरक्षण योजनाएं हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं कब लागू हुई हैं। तो याद रखना दोस्तों। आइए रिवीजन करते हैं एक बार। कस्तूरी मृग परियोजना ये 1970 की परियोजना है। हंगुल प्रोजेक्ट ये 1970 का है। गिर सिंह परियोजना ये 1972 की परियोजना है। बाघ परियोजना सभी को मालूम होगा ये 1973 की है। और कछुआ संरक्षण परियोजना ये 1975 की परियोजना है। और वहीं पर बात करूं यहाँ पर कि गैंडा जो परियोजना है ये 1987 की परियोजना है। हाथी परियोजना ये 1992 में शुरू होती है। लाल पांडा परियोजना ये 1986 में शुरू होती है और 1996 में शुरू होती है। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट ये 2006 का प्रोजेक्ट है। तो सभी जो प्रोजेक्ट हैं दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। अब दोस्तों आइए मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 2024 में जो पहला स्थान हासिल किया है वो जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों असम में आयोजित हो रहा था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों। तो ये कहाँ पर आयोजन हो रहा था, असम में हो रहा था। और ये कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है, याद रखना। और 2024 में जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखना। कितने स्वर्ण पदक, 32 स्वर्ण पदक जीते हैं। और लवली
प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है। तो दूसरा भी याद रखना दोस्तों, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान हासिल किया है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। आइए दोस्तों बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के बारे में। दोस्तों ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था। मैंने बताया आयोजन कहाँ पर हुआ है। आयोजन दोस्तों इसका असम में इसका आयोजन हुआ था, असम में। और ये आयोजन दोस्तों 19 से 29 फरवरी 2024 तक ये आयोजन चला। और आयोजन स्थल था, मैंने बताया गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हो रहा था। और शुभांकर इसका था अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी एक तितली है तो इसका शुभांकर था, याद रखिएगा दोस्तों। और खेल जो था वो 20 खेल इसमें खेले गए थे और एथलीट जो इसमें भाग लिए थे वो 4500 एथलीट इसमें भाग लिए थे। और यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 200 से अधिक यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया था। तो एथलीट्स की बात करूं तो 4500 एथलीट्स इसमें भाग लिए थे और यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 200 से अधिक यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट इतने बनते हैं दोस्तों, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि NSG दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक और अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों तो NSG के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों IPS अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी और सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के अलावा इन्होंने NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दोस्तों इसके बाद संभालने वाले हैं। और दलजीत सिंह चौधरी जो हैं इन्होंने MA गणपति का स्थान लेंगे। तो MA गणपति का स्थान लेने वाले हैं दोस्तों। और ये दोस्तों यूपी के कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। तो याद रखना 1990 बैच के IPS के अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में। तो भारत की एक ये आतंकवादी विरोधी इकाई है और इसकी स्थापना दोस्तों होती है 16 अक्टूबर 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना होती है। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन दोस्तों वो झारखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जो धनबाद है वहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। और जो ये प्लांट है इसके निर्माण में जो लागत आई है वो 9.47 करोड़ रुपए की लागत आई है। और 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया गया था। और जो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट है ये प्रतिदिन दोस्तों 4100 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता है इसकी। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों यहाँ पर 2002 को ये कारखाना जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन 22 साल बाद इसे फिर से ये कारखाना खोला गया है। दोस्तों ये जो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट है ये हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड की एक इकाई है। और PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है यहाँ पर। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक GK के रिवीजन के बारे में, जो कि प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अरुविले आश्रम ये जो है अरविंद घोष के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, स्थापित किया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा किया गया है। शिकागो में भाषण देने वाले पहले थे विवेकानंद, जो कि 1893 में दिया था। गणेश और शिवाजी उत्सव ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय गीत की रचना जो है कि वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना शांति निकेतन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया है।
और ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया है। बारदोली सत्याग्रह ये सरदार पटेल द्वारा शुरू किया गया है। गांधी जी को महात्मा कहकर जो पुकारे थे वो सर्वप्रथम वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, और गांधी जी को राष्ट्रपिता जो कहे थे वो सुभाष चंद्र बोस ने इसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। दोस्तों ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। और कल का हमारा प्रश्न था आपसे कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टेप ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इन्होंने दोस्तों ये हैं फिनलैंड के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। तो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते थे। तो फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि विश्व की पहली हाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।